Hello everyone. This is the second video lecture of class +2 बायोलॉजी और हम इसमें भी चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम उन इवेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे दैट टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम उनका सिर्फ ओवरव्यू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और ह्यूमंस के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम डिटेल में उन सभी प्रोसेस को तब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे सिर्फ कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। शैल वी स्टार्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टेक्निक बाय विच हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और मैमल्स जो होते हैं टॉप पे होते हैं अपनी फूड चेन पे, ह्यूमन मैमल्स होते हैं। किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम याद आ रहा है आपको जो मैमल्स हो, या किसी ऐसे एक्वेटिक एनिमल का नाम बता सकते हैं जो मैमल्स हो? क्योंकि वैसे तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो पाइसिस का पार्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ डॉल्फिन जो होती है जो इंडिया के लिए राष्ट्रीय जल पशु है, वो मैमल्स होती है। ठीक है, और सिर्फ मैमल्स में नहीं, काफ़ी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो मैमल के अलावा होते हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। डिफरेंट सेक्सेस यानी कि हम मेल पेरेंट की बात कर रहे हैं और हम फीमेल पेरेंट की बात कर रहे हैं, फादर और मदर की बात कर रहे हैं। उन दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कम्बिनेशन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये टर्म क्लियर करते हैं पहले तो हम कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सेल्स जो होते हैं हमारे अंदर, हमें पता है कि सेल्स हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है न्यूक्लियस। पता है हमें ये बात? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, किसी को पता है? हमने क्लास +1 में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी तो कर ही लिया होगा। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? बताएं, न्यूक्लियस के अंदर सोचो। उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, जो कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं 46। हर स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करता है, ह्यूमन के अंदर 46 हैं। अनियन के अंदर अलग होते हैं, क्योंकि अनियन जो है प्लांट का पार्ट होता है, प्लांट लिविंग बीइंग में आते हैं तो उनके पास भी क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम चिंपैंजीज की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है। इवन अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें, वहाँ उनकी भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो अलग होता है। उनके पास एक ही होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। हालांकि हर बैक्टीरियल स्पीशीज़ के पास क्रोमोसोम के ऊपर, सर्कुलर क्रोमोसोम के ऊपर जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं, इसलिए हर बैक्टीरिया अलग अलग होता है। उनके बारे में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ा भी होगा, चाहे आपको याद ना हो। अब कई जगह मेंशन होता है कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि कई जगह लिखा होता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब ये 46 और 23 का क्या पंगा है? ये कि हर ऑर्गेनिज्म पेयर में होता है। जैसे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये इसकी कॉपी है, ये एक पेयर है। ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, ऐसे ही 23 पेयर होते हैं। और हर क्रोमोसोम को अगर हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली ये 46 क्रोमोसोम होंगे। अब क्रोमोसोम का क्या काम होता है? क्रोमोसोम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरिड ऑन द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस, बता चुकी हूँ, विद इन द स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। वैसे तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अब ये गैमीट्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है।
एज अ इंडिविजुअल, एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म आप क्या होगे, कैसे होगे, ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही डिसाइड करती है। अगर एक ह्यूमन की बात करूँ, उसकी हाइट क्या होगी, उसका स्किन कलर क्या होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और अगर आपके अंदर कोई जो जेनेटिक डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है, तो वो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में किसी गड़बड़ी की वजह से ही होता है। तो हमारे बारे में सब कुछ हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही कंट्रोल करती है। हर लिविंग सेल को उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके फीचर्स देती होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो फीचर्स हैं उनके लिए उनके जीन्स और क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स से मिलके ही क्रोमोसोम बना होता है। मैंने कहा कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? जीन्स। जीन्स से ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो वो जीन्स ही कंट्रोल करते हैं हमारी ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को। अब गैमीट्स की बात यहाँ पे क्यों आई? हमारे जो A to Z सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, सभी सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। वर्ड पहले कई बार सुना होगा आपने कि डिप्लॉयड क्या होता है। और जो गैमीट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सिर्फ गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं बच्चों। क्या मतलब होता है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का? डिप्लॉयड का मतलब है कि ह्यूमन, अगर कोई सेल जिसको डिप्लॉयड लिखा हुआ है गैमीट्स को छोड़ के, उनके पास 46 क्रोमोसोम है, यानी कि हर क्रोमोसोम पेयर में है। और हैप्लॉयड का मतलब है कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, पेयर में नहीं है। इंडिविजुअली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब होता है, जो कि क्लियर होना ज़रूरी था। सिर्फ गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, बाकी सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं। मेल गैमीट्स आर कोल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट्स आर कोल्ड एग, या फिर ओवम भी बोलते हैं। एग या ओवम, OVUM। उसके बाद क्या होता है? ये जो 2 गैमीट्स हैं, स्पर्म और ओवा या एग, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फ्यूज़ हो जाते हैं और बनाते हैं जाइगोट। इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दीज 2 गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब क्योंकि मैंने बोला था कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो फीमेल गैमीट के पास होते हैं जो कि मदर से आता है, जो जिसका नाम है ओवम। और 23 क्रोमोसोम जो है फादर से आते हैं, उसके गैमीट का नाम होता है स्पर्म। वो दोनों फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है। तो ओब्वियसली जाइगोट के पास पूरे 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसे यहाँ पे डायग्राम में मेंशन यहाँ पे बताया भी हुआ है। ये है स्पर्म्स। हर इंडिविजुअल स्पर्म के पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। ये एग है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। ये एक स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज़ हो गया। बाकी जब एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, जिससे वो बाकी स्पर्म्स को एंट्री नहीं लेने देता। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। लेकिन वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे जोना पेलुसिडा फॉर्म होती है। अब जो ये जाइगोट बना है, इसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे। बार बार जब हम पिछले लेक्चर में डिफरेंस कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, तो हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होता है वो कॉपी होता है अपने पेरेंट की, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, लेकिन कॉपी नहीं होता। वो क्यों होता है? रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड फादर both make offspring similar to them but not identical। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि 50% जो क्रोमोसोम है वो फादर से आए हैं और 50% क्रोमोसोम जो है वो मदर से आए हैं। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म ना तो 100% कॉपी फादर की है और ना ही 100% कॉपी वो मदर की है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन मुझे एक
पूछना आपसे, और मैं चाहती हूँ इसका आंसर आपको पता भी है, चाहे आप उससे अवेयर ना हो। तो मुझे इसका आंसर चाहिए कि कॉम्बिनेशन हुआ 50% फादर के क्रोमोसोम आए, 50% मदर के आए पहले ऑफस्प्रिंग के अंदर, और वो ना तो फादर की कॉपी था ना मदर की। जब दूसरा ऑफस्प्रिंग हुआ तो उसमें भी 50% फादर से और 50% मदर से आए। चाहे वो फादर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, चाहे वो मदर की नहीं है, लेकिन वो पहले वाले ऑफस्प्रिंग, चाहे वो उसका भाई था बहन था, उसकी तो कॉपी होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे हम माने तो पहले बच्चे में भी 50% फादर से आए थे, 50% मदर से आए थे, और दूसरे बच्चे में भी 50% फादर से आए हैं, 50% मदर में आए हैं। तो उन दोनों के अंदर तो वो दोनों तो आइडेंटिकल होने चाहिए। जबकि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने भाई बहन के आइडेंटिकल हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, और इसका आंसर आपको पता भी है अगर आपने मियोसिस जो है क्लास +1 में डिटेल से की है, तो इसका आंसर आपको पता है। अब जाइगोट तो बन गया था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में। जाइगोट के बाद क्या होता है, क्या होता है जाइगोट के पास? जाइगोट इज द प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है फीटस के अंदर। और जब गेस्टेशन पीरियड ओवर होता है, यानी कि जब तक बच्चा जो है मदर की वूम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब तक उसको जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है और बर्थ होता है, तब हम उसको बेबी बोलते हैं। तो इन टर्म्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कब उसको जाइगोट बोलते हैं, कब उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और कब उसको फीटस बोलते हैं। तो मैं बताती हूँ, ये है एग, ये है स्पर्म। जब इनका फ्यूज़न होगा वैसे ही जाइगोट बन जाएगा। जब वो जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करने के बाद थोड़ी सी ह्यूमन शेप ले लेगा, वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रोसेस में है कि वो आगे चल के फीटस में मतलब पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, तब हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। और जब वो पूरी तरह डेवलप हो गया, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ना, बच्चा पूरी तरह डेवलप है, और ये एम्बेलिकल कोड है, उस टाइम हम उसको फीटस बोलेंगे, क्योंकि अभी भी वो मदर के वूम में है। चाहे वो पूरी तरह कंप्लीटली डेवलप हो गया, लेकिन अभी भी वो माँ के गर्भ में ही है। जब उसका बर्थ हो जाएगा तब हम उसको बेबी बोलेंगे। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्टिलाइजेशन तो होती है जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, जो कि होती है गैमीट्स का फ्यूजन। लेकिन उससे पहले गैमीट्स बने भी तो गए, है ना? गैमीट्स होंगे नहीं तो फ्यूजन किसका होगा? तो गैमीटोजेनेसिस क्या होती है? वो एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद अगर हमें फर्टिलाइजेशन करनी है तो हमें दोनों गैमीट्स को, स्पर्म को और एग को, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाना होगा, जो कि गैमीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। फाइनली फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से बनता है फीटस। जाइगोट से पहले वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो से फिर फीटस में कन्वर्ट होता है, और जब उसका बर्थ हो जाता है तो उसको हम बेबी बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते। ठीक है, तो हम इसको एक एक को थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। गैमीटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो गैमीटोजेनेसिस को हम दो प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है oogenesis। oogenesis जो होती है वो ओवम बनने की प्रोसेस होती है, और फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, यानी कि ये फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस होती है। और मेल गैमीट बनने की प्रोसेस जो कि मेल की बॉडी के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है इसमें देखें, यह है oogenesis। जो प्राइमरी सेल होते हैं जिनसे कि ओवा बनता है,
वो होते हैं प्राइमरी oocyte और वो डिप्लॉयड ही होते हैं। यहाँ पे 2n दिख रहा है ना, यानी कि ये डिप्लॉयड सेल है जब तक वो प्राइमरी oocyte की स्टेज में होता है। फिर उसके अंदर होती है मियोसिस, उसके अंदर होती है मियोसिस, और वो मियोसिस के बाद 2 सेल बनते हैं और दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। आपको पता है जब माइटोसिस होती है तो जो सेल बनते हैं 2 सेल, एक सेल से 2 सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस से, तो दोनों डिप्लॉयड ही होते हैं। लेकिन मियोसिस से जो प्रोडक्ट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये एन और एन मेंशन करता है कि प्राइमरी oocyte के अंदर जब मियोसिस हुई तो सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। ये जो साइज में छोटे बने, यहाँ पे जो बनता है वो 2 सेल बनते हैं। यूजुअली जब डिवीज़न होती है तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो इक्वल इन साइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेकेंडरी oocyte का साइज बड़ा है फर्स्ट पोलर बॉडी से। फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज छोटा है और सेकेंडरी oocyte का साइज बड़ा है, और ये फाइनली अब हैप्लॉइड हो चुके हैं। फर्स्ट बॉडी आगे चल के डीजनरेट हो जाती है, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती जो एग है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रहता है। और इधर मेल की बॉडी में क्या होता है, जो प्रिकर्सर होता है जिससे स्पर्म बनता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि डिप्लॉयड ही होता है। उसके अंदर भी फिर मियोसिस होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों सेल हैप्लॉइड तो बन गए लेकिन दोनों इक्वल इन साइज हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte की तरह उनके साइज में डिफरेंस नहीं होता। और फिर से ये अभी मियोसिस की फर्स्ट डिवीज़न ही हुई है। मियोसिस की आपको पता है ना, जब माइटोसिस होती है तो एंड प्रोडक्ट 2 डॉटर सेल होते हैं, लेकिन जब मियोसिस होती है तो एंड प्रोडक्ट जो है वो 4 डॉटर सेल्स होते हैं। तो अभी ये 2 बने हैं ना, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट ही हुई है। जब इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट 4 ही आएंगे, और उनको बोलेंगे हम स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे उनको? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड आगे डेवलप होके अब दोबारा उनको डिवाइड नहीं करना है, स्पर्म की फॉर्म ले लेंगे। अब क्या है कि मियोसिस फर्स्ट तो होगी थी oogenesis में, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बन गया था, लेकिन मियोसिस सेकेंड इसमें अभी बाकी है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो जनरेट हो जाएगी, उसमें मियोसिस सेकेंड नहीं होगी, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है जब तक स्पर्म आके उससे फर्टिलाइज नहीं कर लेगा मियोसिस सेकेंड उसमें होगी नहीं। जैसे ही स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो उसमें मियोसिस सेकेंड भी होगी और सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो जाएगी, और जाइगोट जो कि एग और स्पर्म की फ्यूजन से बना है, जो कि डिप्लॉयड सेल है, वो बन जाएगा। और अगर समझने में कोई दिक्कत हुई है तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक एक स्टेप को काफ़ी डिटेल से करेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी। ये जस्ट ओवरव्यू था, मैंने पहले भी बोला था। हमें अगर ये टर्म्स याद हो जाएंगी तो अच्छा है, हमें अगले चैप्टर में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। प्राइमरी oocyte, मियोसिस फर्स्ट होती है तो प्रोडक्ट बनते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रहता है फीमेल गैमीट। मेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। मियोसिस फर्स्ट होती है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और जब मियोसिस सेकेंड होती है, इसमें अरेस्ट नहीं होती मियोसिस सेकेंड, इसमें होती है 4 स्पर्मेटिड बनते हैं जो कि डेवलप करके स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारे पास जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट के बाद हमने क्या कहा था कि अब ये हो तो गए, मैंने फर्टिलाइजेशन बता तो दी, लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो मेल गैमीट स्पर्म जो बनता है वो मेल की बॉडी में बनता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो फीमेल की बॉडी में बनता है। तो इन दोनों को क्लोज प्रोक्सिमिटी में लाने से ही तो फर्टिलाइजेशन होगी। इन दोनों को क्लोज प्रोक्सिमिटी में लाने से ही फर्टिलाइजेशन होगी, और उसको हम बोलते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। मेल एंड फीमेल गैमीट नीड टू बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। In most of the organisms,
मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मतलब फीमेल गैमेट जहाँ पे बनता है वहीं पे रहता है, जबकि मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंजाई और एल्गी, उनके अंदर दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट स्टेशनरी नहीं होता। ऐसा हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। मेल गैमेट नीड्स ए मीडियम थ्रो विच इट कैन रीच द फीमेल गैमेट। क्या बोला, मैं दोबारा बोलती हूँ। द मेल गैमेट नीड्स अ मीडियम थ्रो विच इट कैन मूव टू रीच फीमेल गैमेट। ठीक है, हमने नोट कर लिया। इन मैनी सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, इन सब का हमें पता है कि ये क्या होते हैं। वाटर सर्व एज अ मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मैंने अब जो है बोला कि मेल गैमेट मोटाइल है, लेकिन उसको कोई मीडियम होगा जिसमें वो स्विम कर सके, क्योंकि उसके पास होता है फ्लैजिला। वो मोटाइल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास होता है फ्लैजिला। आपको स्पर्म की शेप याद है ना, कुछ ऐसी होती है। ये उसका फ्लैजिला होता है जिसकी हेल्प से वो स्विम करके जाता होता है। अब उसको कोई मीडियम तो चाहिए, तभी तो वो स्विम करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एल्गी, ब्रियोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर वाटर वो मीडियम होता है, जिसकी वजह से मेल गैमीट जो है वो मूव कर सकता है। अगर नेचर की हम बात करें तो मेल गैमीट्स काफ़ी नंबर में बनते हैं, काफ़ी मिलियंस नंबर में बनते हैं, लेकिन फीमेल गैमीट एक टाइम पे एक ही अवेलेबल होता है, क्योंकि फीमेल गैमीट को तो अपनी जगह पे रहना होता है, लेकिन मेल गैमीट को मेल की बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी में एंटर करना होता है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि मेल गैमीट जो है फेल्स टू रीच फीमेल गैमीट, वो पहुंचेगा ही नहीं फीमेल गैमीट के पास। ऐसे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी। इसको कंपनसेट करने के लिए ही लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ताकि ये देख रहे हैं यहाँ पे सेवरल थाउजेंड टाइम्स, काफ़ी मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स। अगर हम ह्यूमन गैमीट की भी बात करें, मेल गैमीट की, तो इतना नंबर प्रोड्यूस होता है हर टाइम। इतने होते हैं हमारे मेल की बॉडी के अंदर, ताकि उनमें से एक भी अगर फर्टिलाइजेशन कर दे तो विन विन सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन ज़्यादा कॉमन वर्ड है, ज़्यादा हम फर्टिलाइजेशन ही यूज़ करते हैं। और जब दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे तो मेल गैमीट के न्यूक्लियाई में भी 23 क्रोमोसोम है, फीमेल गैमीट के न्यूक्लियाई में भी 23 क्रोमोसोम है। दोनों का अगर फ्यूज़न हो जाएगा तो डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन जाता है। अब एक टर्म जो कि काफ़ी होती है, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टर्म का क्लियर होना हमारे लिए ज़रूरी है, वो है पार्थेनोजेनेसिस। द फीमेल गैमीट इन सम ऑर्गेनिज्म डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही फीमेल गैमीट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है लिजर्ड, रोटिफर्स, हनी बी एंड सम बर्ड्स लाइक टर्की। हनी बी में तो आई थिंक आपने पहले पढ़ा भी है कि जो वर्कर हनी बी होती हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एग जो है वो ड्रोन यानी कि वर्कर हनी बी में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस के लिए दिखाने के लिए डायग्राम दिया हुआ है। ये है ओवरी, ये फीमेल की ओवरी दिखाई हुई है। इस ओवरी से एवरी मंथ, ये ह्यूमन फीमेल की ओवरी है मैं बता दूं, एक ओवम निकलता है।
और ये जो पूरी ट्यूब दिखाई हुई है ना, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब में वो वेट करता है स्पर्म्स की। ये छोटे छोटे स्पर्म दिख रहे हैं ना, उनमें से एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर देगा इसको, और ये ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ही जब वो होगा, उसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगी, 2 सेल। ज़ाइगोट के अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगी, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे ही डिवाइड करते करते जब 5वां दिन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर 6th और 7th दिन जब वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में हो जाएगा। मैंने जनरली उसको एम्ब्रियो बोला था, लेकिन उसमें भी स्टेजेस होती हैं, मोरूला, ब्लास्टूला, जो कि हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आती है इम्प्लांटेशन की स्टेज, जो कि आती है 8th और 9th डे के ऊपर। वो जो यूट्रस है, अब ये है यूट्रस जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये थी ओवरी, और पहले हमने बात की थी फैलोपियन ट्यूब की। यहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर ये इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो ये एम्ब्रियो जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। जब मिसकैरेज बोलते हैं ना हम उसको, उसमें यही होता है कि जो इम्प्लांटेशन थी फीटस की या एम्ब्रियो की, वो नहीं हुई, वो मदर की यूट्रस से सेपरेट हो गया और तभी डिजेनरेट हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। मैं दोबारा डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये ओवरी है, फीमेल ओवरी है। यहाँ से हर मंथ एक ओवम निकलता है जो वेट करता है स्पर्म की, और एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है। उसके बाद वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है जब वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फर्टिलाइजेशन के डे नंबर 8 to 9 के टाइम उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन की भी टाइप होती हैं, और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग वेयर द फीमेल लेज हर एग्स इन वाटर एंड द मेल शेड इट्स स्पर्म ओवर देम। फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी कि मेल गैमीट कभी फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं करता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं एंटर करता। फीमेल भी जो है अपना गैमीट यानी कि एग वाटर में रिलीज़ करती है, और मेल भी अपने स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज़ करता है, और वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वही होता है जो मैन के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट यानी कि स्पर्म एंटर करते हैं, और जहाँ पे फीमेल की बॉडी में एग होता है वहाँ तक स्विम करते हैं, और वहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस बताई हुई है। मैंने बोला था कि जैसे ही ज़ाइगोट बनता है उसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाते हैं, और उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। पहले एक सेल है ज़ाइगोट, 2 सेल में डिवाइड होगा, 4 सेल में डिवाइड होगा, 8 में होगा, 16 में होगा, 32 सेल स्टेज तक हम उसको बोलेंगे मोरूला। उसको ज़ाइगोट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोरूला। और 16 के बाद की जो स्टेज होती है बच्चों, उसमें उसको बोलेंगे ब्लास्टूला। तो ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये है ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे ये अलग डायग्राम की हेल्प से भी दिखाया हुआ है। देखो ये है ज़ाइगोट, ये है 8 सेल स्टेज, उसके बाद है ब्लास्टूला की स्टेज। ब्लास्टूला की स्टेज में क्या होता है, सारे सेल्स जो है वो आउटर कवरिंग पे होते हैं, अंदर कैविटी होती है। ये सॉलिड बॉल नहीं है, सिर्फ आउटर पेरिफेरी पे सेल अरेंज होते हैं और अंदर से खाली होता है। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, ये जो लेयर है ये अंदर की तरफ मूव करने लग जाती है, और जब ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फाइनली हमें मिलता है गैस्ट्रूला। क्या क्या स्टेजेस हुई, ज़ाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला एंड गैस्ट्रूला। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस ख़त्म होती है उसके बाद ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक सेल्स थे, अब ऑर्गन, वो सेल्स जो हैं ऑर्गन में ग्रो या डेवलप करने की कोशिश करेंगे।
ये स्टार्ट होती है एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, और जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो रहती है। अब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में सारे सेल्स जो हैं 3 लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और हर जो लेयर होती है उसको कुछ ऑर्गन्स बनाने होते हैं। एक्टोडर्म को अलग ऑर्गन डेवलप करने होते हैं, एंडोडर्म को अलग ऑर्गन डेवलप करने होते हैं, और मीजोडर्म को अलग ऑर्गन डेवलप करने होते हैं। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि एंडोडर्म जो होती है उससे लंग सेल, थायराइड सेल, डाइजेस्टिव सेल, पैंक्रियाटिक सेल, या मीजोडर्म से कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, रेड ब्लड सेल, स्मूथ मसल, एक्टोडर्म से स्किन सेल, न्यूरॉन, पिगमेंट सेल। तो इन तीनों जर्म्स लेयर से ही हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ सेल हमारी बॉडी में वो डेवलप होते हैं, और बाद में वो सेल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का पार्ट बनते हैं। फाइनल जो प्रोसेस होती है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, हमारे सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो बर्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन इन साइंटिफिक टर्म्स। जो इजेक्शन और एक्सपल्शन एंड डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज ड्यू टू विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम। क्या है ये मायोमेट्रियम? यूट्राइन की लेयर्स होती हैं, जिन लेयर के अंदर जो इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की, जो मैंने बताया था डायग्राम में दिखाया था कि मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होती है, वो लेयर होती है एंडोमेट्रियम। और पार्चुरेशन के टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दर्द शुरू हो गए, वो एंडोमेट्रियम के ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। The signal of parturition is originated from the fully developed fetus and the placenta, which induces mild contraction of uterus called fetal ejection reflexes. ये जो अगर आपको लग रहा है ना कि मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, तो मैंने बोला है कि इन सबको हमें डिटेल में करना है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ बस आप इन टर्म्स से फेमिलियर हो जाएं। तो इन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं उसमें फीटस का भी रोल होता है, यूट्राइन मायोमेट्रियम का भी रोल होता है, और प्लासेंटा जो कि कनेक्शन होता है फीटस का मदर से, उसका भी रोल होता है। तो ये तीनों मिला के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। और जो हार्मोन है जो इस कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि फिटस को फीमेल की बॉडी से बाहर पुश करना है, तो कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से बताया हुआ है कि जस्ट बिफोर पार्चुरेशन जो है, पहले बेबी का हेड जो है ऊपर की तरफ होता है, लेकिन फिर वो टर्न कर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो धीरे 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 पहले सिर बाहर निकलता है, ये देख रहे हैं ना, फिर बाकी का स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, और बाद में जो प्लासेंटा है जो कि कनेक्शन था फीटस का मदर की बॉडी के साथ, वो भी प्लासेंटा भी यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाहर निकल आता है। तो ये पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। होप कि आपको इन टर्म्स का मतलब पता चल गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। फिर गैमीट्स का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि उनको क्लोज प्रोक्सिमिटी में लाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। फिर फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, और फाइनली जब ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की। तो इन्हीं टर्म से मैं चाहती थी कि आप फैमिलियर हों, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर में हम करें तो ये सब हमें क्लियर हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 उससे आते हैं मदर से, 23 फादर से आते हैं, अगर वो प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो मुझे आपको माइटोसिस और मियोसिस पूरी तरह समझाने पड़ेंगे दोबारा, जो कि आपने क्लास +1 में पहले भी किए हुए हैं। तो अगर आपको चाहते हैं
कि मैं वो दोबारा समझाऊं तो मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें पहले माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस क्लियर कर दूंगी, क्योंकि फिर हमें गैमेटोजेनेसिस डिटेल में पढ़ना है। वहाँ पे फिर से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएंगे, मियोसिस फर्स्ट होगी, सेकेंड होगी, और अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।